Assalamualaikum dear students and welcome to lecture 3 of week 7। lecture 1 में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर और कार्डियक डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की थी। लेक्चर 2 में हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट और एमएनटी फॉर आर्थरोस्क्लेरोसिस और डिसलिपिडेमिया को कवर किया था। आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरह से हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए एमएनटी डिज़ाइन करेंगे और ओवरऑल काउंसलिंग स्किल्स जो हैं वो क्या होंगी। ठीक है, ओवरऑल काउंसलिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, पेशेंट्स को किस तरह से एजुकेट करना है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्डिक फेलियर से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर से। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्या है ये? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, मतलब हार्ट इफेक्टिव तरह से ब्लड की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाता। ठीक है, अगेन आई रिपीट, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब हार्ट जब वो इफेक्टिव तरीके से बॉडी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को मीट नहीं कर पाता। ठीक है, और इसकी की कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होते हैं? एट द एंड जो है फ्लूइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, पल्मोनरी कंजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एडिमा जैसे इश्यूज होते हैं, फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक्सरसाइज टॉलरेंस का डिक्रीज हो जाना। तो ये सारे उसके की कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी का शॉर्ट रिकैप लें तो इसमें क्या होता है, जब कार्डिक आउटपुट कम होती है तो जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, सोडियम और वाटर जो है उसकी रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा और स्वेलिंग के इश्यूज होते हैं और ये और वर्स करता है हार्ट पर टिश्यू स्ट्रेस जो है वो मजीद इंक्रीज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का यहाँ रोल क्या है? हमने फ्लूइड ओवरलोड को कंट्रोल करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करवाना होता है और कार्डिक फंक्शंस को सपोर्ट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर की एमएनटी के गोल से कि अगर एक पेशेंट आपके पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाला आया है तो आपके मेन गोल्स क्या होंगे। द फर्स्ट गोल इज दैट के हमने उसकी ओवरऑल मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करवाना है, उसकी ओबेसिटी को मैनेज करना है और उसकी बीएमआई वैल्यूज़ ठीक नहीं है, उसके ओवरऑल सोडियम और फ्लूइड कंट्रोल्स को देखना है और कार्डियक फंक्शंस को सपोर्ट करना है। ठीक है, ओवरऑल उस जो एक स्ट्रेस हार्ट पर बिल्ड हुआ है उस स्ट्रेस को हमने कम करवाना है। तो स्ट्रेटजीज में पहली चीज़ आएगी एनर्जी, कैलोरीज एडजस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे कैलोरीज और एनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका वेट ज़्यादा है या वो ओबीज है, ओवर वेट है, तो उसको आप नॉर्मल वाली कैलोरीज जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको उतनी ही कैलोरीज रिकमेंड करेंगे तो उसका वेट मजीद बढ़ भी सकता है और वही अनहेल्दी वेट मेंटेन भी रह सकता है, जो कि इस कार्डिक मसले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। तो आपने कैलोरी एडजस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के। अगर पर्सन का वेट नॉर्मल है तो 25 टू 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट जाएंगी, और अगर पर्सन मॉल नरिश्ड है तो 30 टू 35 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट जाएंगी। और अगर पेशेंट ओबीज है, ओवर वेट है, तो देन हम उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कैलोरीज को एडजस्ट करेंगे, उसके बॉडी वेट को एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइट और ग्रेजुअली वेट को रिड्यूस करवाएंगे। और वेट रिड्यूस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पर जाना पड़ेगा। और एक हेल्दी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट क्या होती है कि हम जो नॉर्मल उसकी डेली रिक्वायरमेंट है उससे 500 टू 750 कैलोरीज को डेफिशिएंट करवाते हैं। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, अकॉर्डिंगली पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए एनर्जी वैल्यूज को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर मेन गोल क्या है? एक गोल है कि मसल वेस्टिंग जो है, जो कार्डिक कचेसिया है, हम ये पीछे भी टर्म यूज हुई, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या होती है, तो ये मसल वेस्टिंग होती है। ये जो चीज़ियाँ है ये मसल वेस्टिंग की कंडीशन होती है, उसको प्रिवेंट करना गोल होता है कैलोरी को और एनर्जी नीड्स को मेंटेन करने में, और इसके अलावा ओबेसिटी मैनेज करना गोल होता है। अगेन कि एनर्जी एडजस्टमेंट जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट करना क्यों ज़रूरी होता है? एक तो मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए और दूसरा ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गई हैं कंपैरेटिवली पीछे से। तो यहाँ पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा उस केस में हो रही हैं कि मसल वेस्टिंग वाला मसला ना हो। मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर प्रोटीन जो है 1.1 टू 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम रिकमेंड करेंगे। तो डाइट प्लान में उस तरह से हमने एडजस्टमेंट करनी है कि हम वो प्रोटीन सोर्सेज इंक्रीज करवाएं ताकि हमारी जो इंक्रीज रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके।
ठीक है? और हाई क्वालिटी प्रोटीन्स आपने प्रोवाइड करनी है, उसमें हाई फैट वाली प्रोटीन्स नहीं जाएँगी, सारे लीन प्रोटीन सोर्सेज़ आपने उनकी डाइट में ऐड करवाने हैं। नेक्स्ट इज़ अ फैट, तो फैट के लिए सेम रूल जाएगा 25 टू 35% किलो कैलोरीज़, जिसमें मेन फ़ोकस रहेगा कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों, और जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ट्रांस फैट्स हैं उनको हम लिमिट एंड अवॉइड करवाएँगे, ठीक है? सैचुरेटेड फैट सेम लाइक डिसलिपिडीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस लेस देन 70% जाएँगे, और ट्रांस फैट जो है वो कंप्लीटली अवॉइड करवाए जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द सेम रूल 45 टू 55% कैलोरीज़ फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आएँगी, और जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, एडेड शुगर्स हैं, उनको हम अवॉइड करवाएँगे। क्यों अवॉइड करवाएँगे? एक तो ये हाइपरग्लाइसीमिया के रिस्क को इंक्रीज़ कराते हैं, और दूसरा ये लिपिडीमिया का रिस्क जो है वो भी इनकी वजह से इंक्रीज़ होता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था कि डायबिटीज़ में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करवा रहे होते हैं, या हम जितने भी वो लो सोडियम वाले सिंपल कार्ब्स हैं, व्हाइट फ्लोर, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या स्वीट्स हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट क्यों करवाते हैं? ताकि जो शुगर स्पाइक्स हैं वो क्रिएट ना हो। और डिसलिपिडीमिया में हम क्यों करवा रहे थे? ताकि जो टोटल ट्राइग्लिसराइड स्पाइक्स हैं वो क्रिएट ना हो, ठीक है? तो इसमें भी सेम वही रूल जाएगा कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी एडेड शुगर्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, उनको एलिमिनेट करवाएंगे, उनको रिड्यूस करवाएंगे, अवॉइड करवाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया से बचने के लिए और डिसलिपिडीमिया से बचने के लिए, क्योंकि ये जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, जितनी भी शुगर्स हैं, ये डिसलिपिडीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों के रिस्क को इंक्रीज करवाती हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज सोडियम, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट थिंग आ जाती है सोडियम, या ओवरऑल मील पैटर्न्स। तो मील पैटर्न्स भी आपने ध्यान रखना है कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स हों, कि आप ऐसा करें कि उनका जब डाइट प्लान बनाएं तो आप ट्राई करें कि नंबर ऑफ मील्स इंक्रीज करवा दें, कंपैरेटिवली कि आप मील्स के साइज को बड़ा रखें। क्यों? ताकि ओवरऑल जो कार्डिक स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट थिंग आ जाती है सोडियम। सोडियम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सोडियम ओवरऑल एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ये सोडियम रिस्ट्रिक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि ओवरऑल जो बॉडी में सोडियम रिटेन ना होना शुरू हो जाए, एडिमा जैसी कंडीशंस डेवलप होना ना स्टार्ट हो जाए, तो हमने माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट रखनी है, लेस देन 2 ग्राम पर डे। और अगर सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इशू है, सिम्टम्स सीवियर हैं, देन हम उसको 1.5 से लेस करवा देंगे पर डे। जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, पिकल्स हैं, कैंड सूप्स हैं, इवन साल्टेड स्नैक्स हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीटली बैन होंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लूइड। फ्लूइड बेसिकली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी होती है, स्पेशली अगर पेशेंट को एडिमा हो या हाइपरनेट्रीमिया हो। हाइपरनेट्रीमिया टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, हाइपरनेट्रीमिया के बॉडी में ओवरऑल जो फ्लूइड्स हैं उनका लेवल बैलेंस है, लेकिन सोडियम का जो अमाउंट है वो कम हो गई है, ठीक है? तो उस केस में आपने फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करवाना होता है। क्यों करवाना होता है? ताकि सोडियम मज़ीद डाइल्यूट ना हो जाए और मज़ीद प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सोडियम का आपकी बॉडी में कम होना बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है? तो अगर हाइपोनेट्रीमिया का मसला है या एडीमिया का मसला है, तो उस केस में स्पेशली आप फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करवाएँगे। उन दोनों केसेज़ में फ्लूइड्स का रिस्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप व 1 दिन में 1.5 टू 2 लीटर पर डे रिकमेंड कर सकते हो, समटाइम्स इससे भी कम हमने अमाउंट को करवाना होता है, ठीक है? इसी तरह सोडियम का मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट इशू है तो लेस देन 2 ग्राम पर डे, और अगर सीवियर इशू है तो लेस देन 1.5 ग्राम पर डे हम उसकी अमाउंट को रखेंगे, ठीक है? कीप इन माइंड कि जितने भी हिडन फूड्स में सोडियम प्रेजेंट है, आपने उन चीज़ों को ये माइंड में रखना है कि अगर आप सिर्फ डाइट में उसको उतना सोडियम दे रहे हैं, जो हिडन सोर्सेज से सोडियम आ रहा है वो कहाँ जाएगा? वो भी तो उसी में ऐड होना है। तो अपने हिडन सोर्सेज को भी ज़रूर माइंड में रखना है, ठीक है? पेशेंट को एजुकेट करना है कि सूप्स, आइस टी या कॉफ़ी, फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें फ्लूइड्स में आती हैं, कि आप अगर सूप्स का इंटेक कर रहे हैं, आप टी इंटेक कर रहे हैं, आप कॉफ़ी इंटेक कर रहे हैं, या फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी तो फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी का इंटेक, फ्लूइड का मतलब है आप फ्लूइड किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, इवन चाय कॉफ़ी की फॉर्म में ले रहे हैं, आप टीज़ की फॉर्म में ले रहे हैं, आप फ्रूट जूसेस की फॉर्म में ले रहे हैं, इवन फ्रूट्स का इंटेक अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपका फ्लूइड इंटेक ओवरली इंक्रीज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपके फ्लूइड इंटेक में काउंट होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? तो फर्स्ट थिंग इज़ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ठीक है? ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये डायूरेटिक की वजह से लो हो सकते हैं। तो आपने सोडियम एंड पोटेशियम जो है ज़रूर
इन द फॉर्म ऑफ फूड्स और इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। पेशेंट्स को आपने इंकरेज करना है वो ज़्यादा से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करें, और इसके अलावा कैल्शियम एंड विटामिन डी ज़रूर आप रिकमेंड करेंगे ओवरऑल मसल्स और बोन्स के लिए, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी मसल हेल्थ के लिए और आपकी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन बी 1 ये रिकमेंडेड जाएगा, क्योंकि ये भी डायूरेटिक से समटाइम्स डिप्लीट हो जाता है, तो इसको सप्लीमेंट करना जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स आप उनको सप्लीमेंटल फॉर्म में भी रिकमेंड कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी सोर्सेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो सारे डायूरेटिक्स के तौर पर आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं इस कंडीशन में। तो आपने ट्राई करना है कि आप उनको पोटाशियम, मैग्नीशियम, थायमिन, लाइक बी 1 विटामिन, की सारी चीज़ें ना सप्लीमेंटल फॉर्म में देंगे, ताकि उनकी कंडीशन को बेहतर करने में एक हेल्पिंग चीज़ साबित हो। उसके अलावा कोएंजाइम Q10, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ये भी हार्ट फंक्शंस को सपोर्ट करता है, तो आप उनको ये भी रिकमेंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन का इंटेक आपने मॉडरेट करवाना। क्यों मॉडरेट करवाना है? क्योंकि ये भी आपकी इस कंडीशन के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एक दिन में 1 से 2 कप आप अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसका इंटेक जो है वो सेफ़ नहीं है, ठीक है? एंड द मील पैटर्न्स वो अगे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्मॉल रखने हैं, फ्रीक्वेंट मील्स रखने हैं, हेल्दी, हैवी जो जितने भी हैं फैटी मील्स हैं वो सारे अवॉइड करवाएँगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। सो विच इज़ काउंसलिंग और न्यूट्रिशनल एजुकेशन ऑफ द कार्डिक पेशेंट्स, ठीक है? तो CHF पेशेंट्स को डाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, तो काउंसलिंग का रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ जो आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी, पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। आपने जब भी पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको बताना है, उसको डाइट प्लान बना के देना है, तो आपने उसके लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। मेडिकल जॉर्जन जितने भी हैं वो अवॉइड करेंगे, और ड्यूरिंग डिस्कशन आपने सिर्फ पेशेंट नहीं बल्कि फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है। फैमिली को इसलिए इन्वॉल्व करना है ताकि आप उनको सही कुकिंग मेथड्स बता सकें, सही सर्विंग पोर्शंस बता सकें, सही पोर्शन साइजेस बता सकें। तो फैमिली की एजुकेशन भी पेशेंट के साथ साथ बहुत ही मैटर करती है। पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग सिखवानी है ताकि वो डेली अपना वेट चेक कर सके, अपने जो सिम्टम्स हैं उनको नोट डाउन कर सके। तो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज में आपने क्या करना है? फर्स्टली सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। सेकंड, ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन और ड्यूरिंग डाइट प्लानिंग आपने उसकी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करना है, पेशेंट की फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करना है मील प्लानिंग में। सेल्फ मॉनिटरिंग को इनकरेज करना है, और उनको सैंपल देने, आपने विजुअल एड्स प्रोवाइड करनी ताकि वो हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज की एजुकेशन पॉइंट्स या टिप्स। जब पेशेंट को आपने एक डाइट प्लान बना दिया तो बात सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं होगी। एज अ डाइटिशियन मैं हर लेक्चर में रिपीट करती हूँ कि एज अ डाइटिशियन जब आप एक पेशेंट के लिए एक डाइट प्लान डिज़ाइन कर देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहाँ से स्टार्ट होती है। आपने एक डाइट प्लान बना दिया, लेकिन डाइट प्लान उस टाइम तक वर्क नहीं करेगा जब पेशेंट के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर उसकी आपने काउंसलिंग नहीं की होगी, ठीक है? तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पर कार्डिक इश्यूज़ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहली चीज़ हमने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ देख ली, दूसरी चीज़ है पेशेंट की एजुकेशन। तो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो अपने वेट को मॉनिटर करता रहे अगर उसकी BMI नॉर्मल नहीं है, ठीक है? अगर 2-3 दिन में उसका 2 केजी से ज़्यादा वेट बढ़ जाए, तो उसका मतलब कि उनकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, सोडियम या वाटर की रिटेंशन बॉडी में हो रही है, तो उस केस में फौरी डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है? क्योंकि कार्डिक इश्यूज़ में जो फ्लूइड रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सीवियर केसेस में। तो अगर पेशेंट का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इट्स मीन्स कि वो हेल्थी वेट नहीं है, वो बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है, तो उस केस में डॉक्टर को फौरी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़, सोडियम से रिलेटेड आपने पेशेंट्स को अवेयरनेस देनी है कि पेशेंट किस तरह से फूड लेवल्स को रीड करें, क्योंकि नॉर्मली जो सोडियम है वो आपके नेचुरल फूड्स में तो होता ही होता है, लेकिन जितने भी पैक्ड फूड्स हैं उन सब में बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो उनको लेवल रीडिंग सिखानी ताकि वो ऐसे फूड्स को अवॉइड करें और ऐसे फूड्स का इंतखाब करें जिनमें सोडियम कम है, ठीक है? देन फ्लूइड कंट्रोल का उनको बताना है कि जो फ्लूइड है उसमें सिर्फ वाटर को हम फ्लूइड में काउंट नहीं करते। अगर आप सूप्स का इंटेक कर रहे हैं, आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, आप जूसेस ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फ्लूइड्स में ही काउंट होंगी। तो फ्लूइड्स से रिलेटेड प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है,
ओवरऑल पोर्शन गाइडेंस देनी है, उनको विजुअल एड्स यूज़ करके उनको सिखाना है कि आपकी एक आइडियल प्लेट क्या होती है, एक बैलेंस प्लेट क्या होती है और किसी भी चीज़ के लिए एक पोर्शन साइज़ जो है वो आइडियल क्या होता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें आपने उनको एक पोर्शन गाइडेंस देनी है और ओवरऑल बिहेवियर चेंजेस टिप्स को आपने देखना है कि किस तरह से आप उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। सिंपली कि आप उनको सिखाएँगे कि अगर वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स का इंटेक करते हैं, उनको ये लगता है कि नमक के बगैर तो खाना बस ज़ायका है। ठीक है? तो आपने उनको उस पॉइंट पर एजुकेट करना है कि देखें, आप अपने सॉल्ट को रिप्लेस कर लें डिफरेंट हर्ब्स के साथ, डिफरेंट स्पाइसेस के साथ। आप अपने खानों में थोड़ा बहुत लेमन ऐड करवा लें, तो खाने का टेस्ट उससे जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपने इस तरह से उनको एजुकेट करना है कि वो कन्विंस हो जाए आपकी बात से कि ठीक है, मैं इसकी बजाय ये कर लूँगा। अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, तो उसकी बजाय आप खाना जो है होममेड खाना यूज़ करें, वही चीज़ घर पर बना लें कम अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके। तो इस तरह से आपने उनको इनकरेज करना है, ओवरऑल बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है? इसके अलावा उनको एक सैंपल मेन्यू हम प्रोवाइड करेंगे जो कि कंप्लीट डाइट प्लान होता है। तो उसमें आपने उनको हेल्दी ऑप्शन सारे मेंशन कर देने हैं कि ये आपका लंच में जाएगा, ये ब्रेकफास्ट में जाएगा। ओवरऑल उनको बता देना है कि ये चीज़ें आपने किस तरह से लेनी है। सिर्फ़ लिख के नहीं देना, बल्कि सारी चीज़ों को रिपीट करना है कि देखिए इस टाइम पर आप ये लेंगे, इतना लेने से ये होगा, तो हर चीज़ कंप्लीटली आप उसको बताएँगे, ठीक है? और अपने गोल्स को सिंपल रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, जो अचीवेबल भी हों, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बिहेवियर चेंज, ओवरऑल इमोशनल सपोर्ट के साथ-साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आपने पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। जितने भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होंगे, उनमें नॉर्मली एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आपने क्या करना है, एक तो उनकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए उन पे वर्क करना है, उनको ऐसे फूड्स देने हैं कि जिससे उनका थोड़ा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन कम हो। ओवरऑल उनको लाइट एक्टिविटी एनकरेज करनी है डॉक्टर की परमिशन से। कार्डिक जो उनका होगा, कार्डिक केयर वाला डॉक्टर, उसकी परमिशन से आपने उनको लाइट एक्टिविटी रिकमेंड करनी है और साथ-साथ स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स जो हैं, वो उनकी सेलिब्रेट करनी है कि अगर उनकी स्वेलिंग कम हो रही है, एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो उन पे थोड़ा-सा हैप्पी फील करें ताकि उनका ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो इम्प्रूव होए। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू उनसे जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, वो ओपन एंडेड होने चाहिए, क्लोज़ एंडेड ना हों। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा पूछें कि आपका फेवरेट स्नैक क्या है? कितनी दफ़ा बाहर खाना खाते हैं? तो उससे आपको एक तो जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर है वो भी मिल जाएगी और उसको भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा और वो आंसर देने में शाय भी फील नहीं करेगा या आपसे कोई चीज़ छुपाएगा नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ स्मॉल चेंजेस आपने उनको सजेस्ट करने हैं कि अगर आप पकौड़ाज़ यूज़ करते हैं, आपको इस तरह की फ्राइड आइटम पसंद है, आप स्नैक में वो ले रहे हैं, उसकी जगह आप रोस्टेड चना ले लें, ठीक है? अगर आप सोडा या इस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उसकी जगह आप लेमन इन्फ्यूज़्ड वाटर ले लें। तो आपने उनको स्मॉल चेंजेस बतानी है जिनको वो अचीव भी कर सकें, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ उनको हेल्दी स्वैप्स की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी है, कल्चरल चीज़ों को देखना है कि अगर पराठा वो लोग खाते हैं तो उनको बताना है कि वो नॉन स्टिक पैन यूज़ करें। घी का इस्तेमाल जो है वो कम करें कि अगर वो ऑलरेडी 1-2 चम्मच में बना रहे हैं तो आप उसको कह दें कि आधे चम्मच में बना लें। चीज़ बंद ना करवाएँ, लेकिन उसको थोड़ा-सा उसका हेल्दी वर्ज़न उनको बता दें। अगर वो सालन जैसे कि हमारे यहाँ पे बनता है सालन, तो उनको आपने कहना है कि कम ऑयल यूज़ करें या अगर वही चीज़ स्टीमिंग के ज़रिए बन सकती है इंस्टेड ऑफ फ्राइंग तो आप ट्राई करें कि उस तरह से बना लें। अगर वो रोटी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपने एनकरेज करना है कि रिफाइंड फ्लोर की बजाय होल व्हीट फ्लोर यूज़ करें, ठीक है? स्नैक्स की बात करें तो अगर वो आप उनको स्नैक्स में रिकमेंड करेंगे तो देखिए आप स्नैक्स में ये खाते हैं, ये अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, तो इसकी जगह आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, रोस्टेड कॉर्न ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं विद नो सॉल्ट, एनी फ्रूट ले सकते हैं। तो आपने खाएँ ज़रूर, लेकिन जो आप एक अनहेल्दी चीज़ खा रहे थे उसको हेल्दी के साथ रिप्लेस कर लें, ठीक है? और ओवरऑल रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं अगेन एंड अगेन कि ऐसे गोल सेट करने हैं जो पेशेंट जो है उनको फुलफिल कर सके। साल्ट को आप एकदम से उनकी डाइट से एलिमिनेट नहीं करवा सकते और ना ही ये चीज़ पॉसिबल है। तो आपने ग्रेजुअली उसकी रिडक्शन करवानी है। इसी तरह वेट आप सडनली रिड्यूस नहीं करवा सकते जिन लोगों का बीएमआई नॉर्मल नहीं है। तो वो भी आपने ग्रेजुअली रिड्यूस करवाना है। ओवरऑल जो उनकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो भी ग्रेजुअली चेंज होंगी, एकदम से हर हैबिट चेंज नहीं होगी। तो आपने सिंपल एक हैबिट से स्टार्ट करना है, देन वन बाय वन इंक्रीज़ चीज़ों को करवाते जाना है। सारी चीज़ें एकदम से आपने पेशेंट्स को नहीं कह देनी और ना ही उनसे एक्सपेक्ट करना है कि वो एकदम से हर चीज़ को फ़ॉलो कर लेंगे। देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर फैमिली फ्राइड या सैल्टी फूड्स खा रही है, तो पेशेंट फ़ॉलो नहीं कर सकता ऐसी चीज़ों को। तो आपने फैमिली को ज़रूर अंदर इन्वॉल्व करना है कि वो इन चीज़ों की केयर करें। अगर उन्होंने यूज़
करना भी है तो इन द एब्सेंस ऑफ पेशेंट यूज़ करें या उसके सामने यूज़ ना करें, ताकि एटलीस्ट वो अपने प्लान को फॉलो कर सके। ओवरऑल केयर गिवर्स को आपने काउंसिल करना है, ओवरऑल उनको बताना है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी कुकिंग मेथड जो है वो बेहतर हो सकते हैं, कौन सी डाइट बेहतर हो सकती है, और आपने किस तरह से इसकी रूटीन को मैनेज करना है, ठीक है। अगर हम डिजीज स्पेसिफिक देखें कि आप अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल डिसलिपिडीमिया का पेशेंट है, तो डिसलिपिडीमिया का पेशेंट डेली पराठा की बजाय ओट मील ले सकता है विद नट्स, या कुकिंग में ऑलिव ऑयल या रिपसिड ऑयल यूज़ कर सकता है नॉर्मल डाल्डा या अदर ऑयल्स के अलावा। इसी तरह अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो अगर वो अचार, पापड़ी, चने इस तरह की चीज़ें, हाई सोडियम वाली चीज़ें लेता है, तो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि देखिए आप सोडियम वाली चीज़ें ना लें, आप सोडियम के अमाउंट को रिड्यूस कराएँ, इसकी जगह ये हर्ब्स, लेमन इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। और अगर फॉर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने काउंसलिंग करनी है, तो हम पेशेंट को ये कहेंगे कि अगर आपको प्यास लगती है, तो आप मिंट लीव्स या आइस चिप्स च्यू कर लें इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग एक्स्ट्रा वाटर। तो इस तरह से काउंसलिंग करनी होती है हमने, कि हमें सिर्फ ये नहीं करना होता कि पेशेंट जो है वो एकदम से हम उसको चीज़ मना कर देंगे तो वो भी थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है, उस चीज़ को वो नहीं छोड़ता। तो हम सिंपल ट्रिक्स यूज़ करेंगे कि पेशेंट को आइडिया भी ना हो कि ये चीज़ मेरी कट डाउन हो रही है, और वो अपनी उस रिक्वायरमेंट को, उस नीड को फुलफिल भी कर लें। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, लेकिन न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एमएनटी का मेन फोकस होगा सोडियम एंड फ्लोराइड रिस्ट्रिक्शन, बैलेंस न्यूट्रिशन और मसल वेस्टिंग की प्रिवेंशन। एंड ओवरऑल काउंसलिंग जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है डाइटिशियंस को मोटिवेट, एजुकेट और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी साइंस, आपकी कम्युनिकेशन पेशेंट की सर्वाइवल और बेटर आउटकम के लिए ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ डाइट प्लान बना दिया लेकिन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया, तो उस केस में आपका डाइट प्लान फेल होगा। एंड द सेकंड, आपने कम्युनिकेट तो अच्छे से कर लिया लेकिन जो डाइट प्लान प्रोवाइड किया है वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो उस केस में भी रिजल्ट्स जो है वो ज़ीरो होंगे। तो ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर फोकस करना है कि एक अच्छा सा डाइट प्लान भी बनाएँ, ओवरऑल डाइट स्ट्रेटजीज़ को उसमें आप पुट करें, और पेशेंट को एजुकेट करें, उसकी फैमिली को एजुकेट करें, ओवरऑल हेल्दी ऑप्शंस बताएँ, जितने भी हेल्दी स्वैप्स हैं वो बताएँ। पोर्शन साइज़ गाइडेंस ज़रूर दें, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट्स को सर्विंग साइज़ या पोर्शन साइज़ का आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ मैंने लेनी तो है, ये मेरे लिए हेल्दी है, लेकिन मैं कितनी खा सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स जो है मिलकर चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं।